बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है सॉल्व करने के लिए वो 1.3 है। सबसे पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा। ठीक है। द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव इंटीजर इज़ 42। अगर हम दो इंटीजर हैं सॉरी तीन कंजेक्टिव इंटीजर हैं, अगर हम उनको प्लस करते हैं तो उसका जो सम आ रहा है वो 42 आ रहा है। ठीक है। फाइंड द थ्री इंटीजर, तो हमने तीन इंटीजर फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है, उसका पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने तीन इंटीजर लेने। लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमारे पास x है, तो जो सेकंड इंटीजर होगा कंजेक्टिव लेने हैं। कंजेक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल जुड़े हुए। अगर पहला इंटीजर हमने ये लिया है तो अगला इंटीजर हमारे पास x+1 आएगा और थर्ड वन हमारे पास क्या आएगा x+2। ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो इससे आगे वाला आ जाएगा और इसमें वन ऐड करेंगे तो उससे आगे वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये कह सकता था कि इसमें हम 0.1 भी या 0.2 की फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इंटीजर लेना है। तो आपको पता है इंटीजर में पूरा नंबर होता है। अब हमने ये बात करनी कि अगर पहला फिर उससे आगे वाला कंजेक्टिव फिर उससे आगे वाला कंजेक्टिव, ये तीनों कंजेक्टिव है। अगर हम इसको सम करें इन तीनों को, x+1 प्लस x+2, इन तीनों को सम करें तो इसका सम बन रहा है 42। तो हमने बताना है कि जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो तीनों को सम करना है। तो सम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x, ब्रैकेट खोल देंगे, ये आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू 42। x और x ऐड होके 3x और ये 1+2 ऐड होके 3 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 42। तो 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 39। यहाँ पे 3x रह जाएगा, यहाँ पे भी 3x रह जाएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 39/3 आ जाएगा। 3 1 3 3 1 3 3 9 3 9, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। पहला इंटीजर हमारे पास 13 आ गया, तो पहला इंटीजर हमारे पास 13 है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास बनेगा x प्लस, यहाँ पे x की जगह पे 13 पुट करेंगे तो 13+1 करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। और यहाँ पे x की जगह पे 13 पुट करेंगे तो और +2 करेंगे तो दैट विल बिकम 15। तो अगर आप अब इन तीनों को जमा करेंगे तो देखेंगे कि वो हमारे पास 42 के इक्वल आएगा। ठीक है। तो इन सब को प्लस कर लेते हैं, देखते हैं। x+x+1 प्लस x+2 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15। तो इन तीनों को सम करेंगे, 4 और 5 9, 10 11 12, हासिल बचा एक। ठीक है, 1 2 3 और एक 2, तो इसका सम हमारे पास 42 के इक्वल आ गया। तो ये वो तीन कंसेक्टिव इंटीजर है, पहला दूसरा और तीसरा, जिनको हम सम करें तो वो 42 के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हमारे पास। The diagram shown in right triangle ABC in which the length of AC is, the length of AC, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी। जो ए सी से लेंथ है वो हमारे पास दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर दी हुई है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी ऑफ द फॉर्म ए √3 प्लस बी √5 सेंटीमीटर, वे ए एंड बी आर इंटीजर। तो हमने जो लेंथ ए से सी लेंथ दी हुई है और इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। ठीक है। तो हमने ए से बी लेंथ मालूम करनी इस फॉर्म में। ये जो ए और बी है यहाँ पे अननोन है। यहाँ पे थोड़े सा हमारे लिए हिंट के लिए भी यही बताया हुआ है कि ए के साथ √3 आएगा और जो दूसरी टर्म आएगी उसके साथ √5 आएगा। तो हमने बेसिकली ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसकी कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम हमारे पास है, उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये बी और ये हमारे पास सी आ जाएगा। तो √3 प्लस √5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास साइड दी हुई है और एरिया दिया हुआ वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है इसका एरिया। और उसके साथ हमारे पास जो इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब आपको इस बात का पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या अल्टीट्यूड आप कह सकते हैं।
ठीक है। बेस और हाई अल्टीट्यूड जो होता है इनका प्रोडक्ट लेना होता है और इसको 1/2 पे डिवाइड करते हो तो वो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया होता है। अब हमें गिवन क्या चीज़ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1/2। बेस की वैल्यू दी हुई है ए से सी हमारे पास दिया हुआ है √3 + √5। अल्टीट्यूड हमें नहीं दिया हुआ, वो हमने मालूम करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ देते हैं, अल्टीट्यूड वैसे रहने देते हैं ALTITUD, अल्टीट्यूड वैसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते ताकि लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + √15 सेंटीमीटर का स्केल और यहाँ पे √5 प्लस सॉरी √3 प्लस √5 आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है अल्टीट्यूड। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक बार हम सेंटीमीटर को इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, एंड पे हम यूनिट दोबारा लगा लेंगे। तो ये से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 √15 और नीचे हमारे पास √3 और सॉरी √3 प्लस √5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। √3 प्लस √5 इज इक्वल टू अल्टीट्यूड। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जी, तो यहाँ हमारे पास जो अल्टीट्यूड है वो क्या है, ए बी है, ये हमने मालूम करना है। ए से बी लेंथ जो है वो हमने मालूम करनी है। तो ये नीचे अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको हम रैशनलाइज करते हैं और इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी, इधर लिख लेते हैं। और जी, तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। हमने इसका सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 + 2 √15 और यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस √5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए का स्केयर और माइनस बी का स्केयर। ये इससे कैंसिल, ये इससे अंडर कैंसिल हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 √3, फिर इससे करवाएंगे तो 2 - 2 √5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 5 3 = 15, इन √15 और √3 एक ही अंडर रूट के नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 45 बन जाएंगे और प्लस माइनस -3 और यहाँ पे जब 15 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 75 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा और नीचे हमारे पास बनेगा -2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 √3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम अंडर रूट को थोड़ा सा मतलब तोड़ के लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2। जैसे ही हमारे पास 45 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। अगर 45 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम 5 और इसको अगर लिखना चाहें तो 3 का स्केयर डॉट 5 आ जाएगा। तो 3 का स्केयर लैदा कर लें और √5 को लैदा कर लें तो ये इससे कट जाएगा तो 3 √5 हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 45 की जगह पे। ठीक है, ये 45 की अंडर रूट की जगह पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 √5। इसी तरह 75 पे हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो ये 75 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5। नहीं सॉरी, ये नहीं लिखा जाए, हम इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का स्केयर और 3 बन जाएगा और 5 का स्केयर लैदा कर लें, 3 का स्केयर रूट लैदा कर लें, ये से काट जाएगा और 5 √3 आ जाएगा। तो जहाँ पे 75 लिखा है वहाँ पे हम 5 √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 5 और √3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाएगा -2। अब देखते हैं कि मज़ीद इसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 2 √3 है और ये 6 √3 है। तो ये ऐड होके हमारे पास क्या बन जाएंगे, माइनस गौर करें तो ये √3 है और ये √3। 5 टाइम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और प्लस के 2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 8 √3 रह जाएगा। ये √3 इस √3 वाली रकम से हल करेंगे, 5 तो 10 और ये 2 ऐड होकर -8 √3 आ जाएगा।
ये अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 5 है, ये प्लस के 6 बनेंगे, ये माइनस के 2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा और नीचे हमारे पास -2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, अगर हम इसमें से -2 कॉमन ले लें तो -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 रह जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो -2 अंडर रूट 5 रह जाएगा, और नीचे हमारे पास -2 आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो ए बी है साइड, उसकी लेंथ हमारे पास बन जाएगी 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5। अब ये लेंथ है तो इसके साथ इसका यूनिट लिख देते हैं और वो सेंटीमीटर आएगा। और अगर आप पीछे भी आप सोल्व करके आएँ तो वो भी सेंटीमीटर ही बनेगा। हमने इसके साथ सेंटीमीटर नहीं लिखा तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लिया, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इसके साथ चलता आएगा, वो हम एंड पे इसको लगा देंगे। ठीक है, तो जो ए बी लेंथ है हमारे पास रिक्वायर ट्राइंगल की, वो हमारे पास ये आएगी अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स लेंथ 2 अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 -4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। मतलब ये रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, अगर ये लेंथ है तो यहाँ पे ये दूसरी उसकी विड्थ होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अगर ये दोनों आमने सामने की लेंथ बराबर होती हैं। ठीक है, ये सामने वाले ले लेते हैं कि विड्थ ले लेते हैं, इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको विड्थ मान लेते हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अंडर रूट बी वेर ए एंड बी आर इंटीजर। तो हमने इसका एरिया ए प्लस बी अंडर रूट 2 की शक्ल में हमने इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे हमारे पास एक क्लू ये आ जाता है कि जो एक टर्म आएगी उसके साथ अंडर रूट 2 भी आएगा। ठीक है, तो हम इसकी तरफ इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इसकी लेंथ बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगल थी, इसको ए बी सी डी बना लेते हैं। और जो इसकी ये लेंथ है ये ले लेते हैं 2 अंडर रूट 18 ले लेते हैं, और ये वाली ले लेते हैं 5 -4 ओवर अंडर रूट 2 ले लेते हैं। तो अब अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल एरिया या एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख सकते हैं, वो होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये आता है लेंथ, और उसके साथ क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। तो लेंथ हमारे पास दी हुई है 2 प्लस अंडर रूट 18 दिया हुआ है, और उसके साथ विड्थ हमारे पास दी हुई है 5 -4 ओवर अंडर रूट 2 दी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। तो 5 टाइम 10 करेंगे तो 5 टाइम 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -8 ओवर अंडर रूट 2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +5 अंडर रूट 18 आ जाएगा, और प्लस 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 यहाँ पे 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2 हमारे पास ये फॉर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो एलसीएम हम ले सकते हैं अंडर रूट 2। क्वेश्चन खुद बताता जाता है कि मुझे हल करें आगे, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो इसके साथ नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको अंदर रखेंगे, इस पर डिवाइड कराएंगे तो आंसर अंडर रूट 2 आएगा, वो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये अंडर रूट 2 डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, -8 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो +5 आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये भी अंडर रूट 18 है और ये अंडर रूट 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों को एक अंडर रूट के नीचे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 36। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा तो 4 अंडर रूट 18 एज इट इज़ हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, जो इनको कोशिश करते हैं कि कुछ मिनिमाइज़ करके एक दूसरे के साथ सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 10 अंडर रूट 2 है, ये -8 आ जाएगा, ये +5 आ जाएगा। और अगर अंडर रूट 36 की बात करें तो अंडर रूट 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 36 की जगह पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे -4 लिखें। और 18 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं जनाब, 18 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 9 टाइम 2, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डॉट 2। तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 को लहदा कर सकते हैं, ये तो कट जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, और नीचे हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 2। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 अंडर रूट 2, ये हमारे पास बन जाएगा 30, -8 करेंगे तो डैट विल बिकम 22 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस के 22 आ जाएंगे, ये आ जाएगा -12 और अंडर रूट 2, और नीचे क्या आ रहा है
अंडर रूट 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, तो -12 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास -2 अंडर रूट 2 रह जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास रह गया +22 ओवर अंडर रूट 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास बन सकता है, इसको दोनों के नीचे अलग करते हैं ताकि हमारे पास सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये 22 ओवर अंडर रूट 2 कर देते हैं, -2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बन सकता है 22 अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, और ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 रह जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 अंडर रूट सॉरी यहाँ पे रह जाएगा अंडर रूट 2, और साथ में 22 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 22 अंडर रूट 2, और यहाँ पे -2 आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया 2, तो 2 1 2 2 1 2 तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 अंडर रूट 2 -2। तो फर्दर अगर आप इसको जिस फॉर्म में उन्होंने कहा था उस फॉर्म में लिखें, तो हमने इस फॉर्म में लिखना था a+b अंडर रूट 2, तो हम इसको पहले लिख लेते, तो ये -2 आ जाता है, इसको +11 अंडर रूट 2 लिख लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या लिखा गया, a+b अंडर रूट 2 की शक्ल में लिखा गया। तो ये हमारे पास एरिया है रेक्टेंगल का। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो यहाँ पे आप कंसेक्टिव वगैरह का रोला नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स। तो ये दो नंबर्स हैं, अगर हम इनको प्लस करें, इनका सम करें तो वो 68 बन रहा है, और अगर इनको माइनस करें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, डिफरेंस जो है वो 22 बन रहा है। इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे लेते हैं, तो हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, सॉरी तो नीचे कर ले। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर थे, हमने ए और बी लेट कर लिया, दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो उनका सम जो है हमारे पास 68 है, और डिफरेंस उनका क्या है, 22 है। ठीक है, तो हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए का कोफिशिएंट सेम है, बी का भी सेम है, तो अगर हम ए और बी दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस का ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2a किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 9 बन जाएगा, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/2। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम 45। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 45 हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक ए की वैल्यू आ गई, इसको 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो हम इसको पुट कर देते हैं इन 1, पुट इन 1, ए की वैल्यू 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा 45 प्लस बी इज़ इक्वल टू 68। तो बी को इधर रहने देते हैं, 68 माइनस 45 कर देते हैं, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। तो अगर आप गौर करेंगे कि ए जमा बी अगर हम करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, 68। देखें ये 45 है, इसको 23 ऐड करें, हम वेरीफाई करने, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो 3 + 8 5 8 हो जाएंगे, 4 + 6 क्या आ जाएगा, 68। और अगर इसको माइनस करेंगे तो 45 - 23 करेंगे आप, तो हमारे पास 22 बचेगा। ठीक है, तो यही दो नंबर थे जो ए और बी हमने मालूम करने थे। ठीक है, ये नीचे हमने कर दिया। ठीक है, a+b करके चेक कर दिया, वो 68 बन रहा है, और a-b करके चेक किया, वो हमारे पास 22 बन रहा है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपको कुछ मसला ना हुआ हो। ए और बी दो हमारे पास नंबर है, हमने ये चेक करना है कि अगर ए जमा बी का सम ले वो 68 है, और अगर उनका डिफरेंस ले तो वो 22 है, तो ए और बी मालूम करना है। तो हमने पहले देखा ए के कोएफिशिएंट सेम है, बी के भी सेम है, लेकिन बी को अगर ऐड करवाएं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 45 बन जाएगा। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू को उठाएं, बी में पुट करते हैं, तो यहाँ पे 45 प्लस बी इज इक्वल टू 68 आ जाएगा, बी को इधर रहने दे, 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वो 23 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई किया कि a+b किया तो वो 68 बन रहा है, और a-b किया तो वो 22 बन रहा है। क्वेश्चन वैसे यहाँ तक हमने करना था, ये हमने अपनी तसल्ली के लिए किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास द वेदर ऑफ लाहौर
वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। तो समर 24 में हमारे पास जो लाहौर का मौसम था वो अमूमन आम गर्मी से ज़्यादा गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48। तो जो टीवी न्यूज़ ने उस टेम्परेचर को नोट किया वो हमारे पास कितना उन्होंने हाई बताया, 48 सेंटीग्रेड उन्होंने ज़्यादा बताया। बाय यूजिंग द फार्मूला, हम इसको अब उन्होंने ये फार्मूला यूज़ करते हुए बताया कि 48 सेल्सियस डिग्रीज जो है वो ज़्यादा है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस में दिया हुआ है, टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और हमने किस में बिलोंग करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में बिलोंग करना है। साथ में उन्होंने फार्मूला भी दिया है, लेकिन आपको ये तीनों फार्मूलाज आने चाहिए, सेल्सियस का भी आना चाहिए, केल्विन का भी आना चाहिए और फ़ारेनहाइट का भी आना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में इनको डिस्कस किया था। तो सिंपल आपने क्या करना है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला उन्होंने खुद दिया हुआ है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यहाँ पे एफ़ रहने दें, यहाँ पे 9/2 कर दें। ये जो सेंटीग्रेड की वैल्यू है यहाँ पे सिंपल इस सेंटीग्रेड की वैल्यू को पुट कर दें, दैट इज़ 48। तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो अगर आप इसको 9/5 और इसको 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 86.4। और यहाँ पे 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर है कितना हाई हुआ है वो ये आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास उसका टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो ये इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता था कि सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो इसको केल्विन में करके दें, या फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में कैसे करना चाहिए, ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर। अगर आप एक बाप है और उसका एक बेटा है, अगर उन दोनों की एज को हम सम करें तो वो 72 ईयर्स बनती है हमारे पास। 6 ईयर अगो, अगर 6 साल पहले फादर एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। अगर 6 साल पहले की बात करें और बेटे की बाप की जो उम्र है अपने बेटे से 2 गुना ज़्यादा हो, व्हाट वाज द सन एज ऑफ सन 6 ईयर अगो। तो आप ये बताएं कि जो उसका बेटा है 6 साल पहले कितने का था। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं, इंटरेस्टिंग है, हमारी डेली लाइफ से मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको इनकी समझ आ रही हो। तो इस क्वेश्चन को पहले इसका डाटा लिखते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट द एज ऑफ, हम लेट कर लेते हैं कि जो एज ऑफ फादर है वो हमारे पास ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एज ऑफ सन जो बेटे की उम्र है हम लेट कर लेते हैं कि उसको बी से हम जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कि अगर उन दोनों की एजेस को आप जमा करेंगे तो वो 72 के इक्वल आता है। और दूसरी बात उसने ये कही कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटे का 2 गुना है। तो हम यहाँ पे जो बाप की उम्र है 6 साल पहले अगर हम लेंगे तो वो क्या बनेगी, 6 ईयर अगो लिख लेते हैं, 6 ईयर अगो फादर्स एज। तो 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी उसको लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, बाप की उम्र कितनी थी, ए थी, तो 6 साल पहले की बात करेंगे तो A-6 आ जाएगा। तो उसकी उम्र 6 साल माइनस कर देंगे, वो 6 साल पीछे चली जाएगी। इसी तरह 6 ईयर अगो सन्स एज, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या बनेगी, बेटे की उम्र हमने क्या लिया बी, तो 6 साल पहले क्या बनेगी, B-6 कर लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगी कि जो बाप की उम्र है वो 2 गुना किसकी बनेगी, बेटे की। अगर बेटे की उम्र का 2 गुना आप लें, 2 टाइम्स लें, ये बेटे की उम्र है, और बेटे की उम्र का अगर आप 2 टाइम लें तो वो बाप की उम्र बन रही। तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बन रही है और दूसरी यहाँ से बनेगी। देखिए ये हमारी डेली लाइफ से मिलता जुलता क्वेश्चन है और कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये आ जाएगा A-6, ये आ जाएगा 2B-6 2 12। इसको एक साइड पे ले जाते हैं, A-2B आ जाएगा, ये -6 + 12 इज इक्वल टू 0। तो A-2B हमारे पास यहाँ से +6 इज इक्वल टू 0 आएगा, 6 को दोबारा उधर ले जाएं, A-2B इज इक्वल टू -6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप गौर करें तो इन दोनों में ए का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है,
सेम है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। अगले पेज कर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ऊपर रख लेते हैं, a-2b इज़ इक्वल टू -6, और इसको नीचे लिख लेते हैं a+b इज़ इक्वल टू 72। तो पहले इसके साथ प्लस था, सिंबल जब सब्ट्रैक्ट करवाएं तो सिंबल चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये इससे काट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3b इज़ इक्वल टू, तो ये दोनों सिंबल माइनस के तो लामत सिंबल का और रकम में प्लस हो जाएंगे, ये 78 बन जाएगा। माइनस से माइनस गया तो b इज़ इक्वल टू 78 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 6 आर 28, तो ये b की वैल्यू हमारे पास 28 आ जाएगी, सॉरी 26 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26। तो b की वैल्यू जो है 6 साल पहले अगर 26 साल थी, तो अब हमने बाप की ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब आप ए की वैल्यू निकालें। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उठाएं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, या इक्वेशन नंबर 2 में भी आप पुट कर सकते, तो हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो b की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो a+26 इज इक्वल टू 72, तो 72 माइनस 26 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 में से ये हमारे पास 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा जी, तो हमारे पास ये 46 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एज किसकी थी, फादर की, और ये एज किसकी थी, सन की। तो ये बेटे की जो फादर की जो एज है वो हमारे पास अभी 46 है, ठीक है, और उसके जो बेटे की उम्र है वो हमारे पास क्या है, 26 है। तो अगर हम इसकी मतलब 6 साल पहले वाली एज निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगी, सन की 6 साल पहले वाली एज क्या बनेगी, तो ये आ जाएगा 26 माइनस बी की यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली। तो ये हमारे पास 26 माइनस 6 करेंगे तो वो 20 ईयर आ जाएगी, और अगर हम यहाँ पे पुट करें ए की वैल्यू 46 माइनस 6 करें तो वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर बेटे की उम्र यहाँ पे आप 2 गुना लें तो वो कितनी बन रही है, 40 बन रही है। और अगर आप अभी बाप की एज निकालेंगे तो वो हमारे पास इनकी जगह पे इनकी वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास उसके बाप की एज आ जाएगी, और ये वाली हमारे पास 6 साल पहले की एज आ जाएगी, ठीक है। तो 6 साल पहले जो बेटा था वो 20 साल का था, और बाप जो उसका था वो 40 साल का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनकी एज फाइंड करनी थी, तो ये हमने उनकी एज फाइंड की है। यहाँ पे उसके फादर की भी लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फादर लिख लेते हैं और यहाँ पे सन एज लिख देते हैं, और ये फादर एज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को अब ऐड करेंगे, ये उनकी एक्चुअल एज है 46, और ये हमारे पास क्या है 26 है, ठीक है। तो अगर आप ए जमा बी दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 6 12, ठीक है। अगर हम यहाँ पे a+b करें अपने वेरीफाई करने के लिए अपने क्वेश्चन को, ये पाप की एज थी, ये सन की एज थी, क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ये हम अपनी वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास 12 बनेगा, 1 कैरी जाएगा। 4 + 6 करेंगे तो 4 + 2 करेंगे तो 6, और एक ये 72। तो हमने पाप की एज और बेटे की एज को जमा किया तो हमारे पास 72 जो उन्होंने बताई थी उसको वेरीफाई कर रही है। ये एज जो है 6 साल पहले बेटे की थी, और ये 6 साल पहले बाप की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे थे। तो मेरा हाल जो बाइंग प्राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास है 1500, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास है 1520। तो हमने उसका जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करके देना है। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हम करेंगे 1520 माइनस 1500, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसे प्रॉफिट हुआ है। अब हमने अगर प्रॉफिट जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर प्रॉफिट हम लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करवाते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज लगा देते हैं। तो प्रॉफिट कितना आया 20, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल होंगी, परसेंटेज आ जाएगी, तो 20/15 आ जाएगा, ठीक है। 20/15 जब हमारे पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.33% आएगा। तो ये प्रॉफिट उसे
परसेंटेज में आएगा। अगर वो 1500 की कोई चीज़ ख़रीदती है और 1520 रुपये का मतलब खिलौना 1500 का खिलौना ख़रीदा और 1520 का अगर सेल करती तो ये उसे प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपये वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो ये टोटल इनकम उसकी दी हुई है और जितनी इनकम पे उसको टैक्स की छूट है वो 1,30,000 रुपये है। तो ये टोटल इनकम है, इतनी इनकम पे से उसको टैक्स की छूट थी, इतनी इनकम की इसको छूट है टैक्स में से, ठीक है। एग्जेम्प्टेड जो हमारे पास अमाउंट है उसको हम ये कहते हैं। तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अगर जो टैक्स पे करने की शरह है वो 0.75% है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम। क्वेश्चन नंबर 8, एनुअल इनकम वो हमारे पास आई है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड जो EXEMPTED एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो हमारे पास है 1,30,000 रुपये। इतनी मतलब रकम के ऊपर उसको टैक्स नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटल रकम में से ये रकम निकाल देंगे, बाकी हमारे पास वो रकम आ जाएगी जिसके ऊपर उसको टैक्स लगना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट आएगी, टैक्सेबल अमाउंट वो हमारे पास क्या बनेगी, 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो ये हमारे पास आ जाएगी 8,30,000 रुपये। वो टैक्स अमाउंट आ गई जिसके ऊपर उसको टैक्स लगेगा। अब टैक्स कितना लगना है, उसका रेट क्या है, रेट ऑफ टैक्स वो हमारे पास है 0.70%। और टैक्स का जो रेट है, टैक्स अमाउंट हमारे पास क्या बनेगी, टैक्स अमाउंट हम क्या करेंगे, इस रेट को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 830, इसको करेंगे तो ये हमारे पास 75 बन जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे परसेंटेज जो है इसको भी करेंगे तो ये 1/100 इसका भी आ जाएगा, इस परसेंटेज सिंबल का। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है हमारे पास 6,225। तो ये वाली जो अमाउंट है उसे जो है टैक्स के तौर पे करनी पड़ेगी जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है 3,75,000 रुपये फॉर 1 ईयर, जो हमने 1 साल के लिए लिया है एट द रेट ऑफ 14%। जो रेट है, जिस रेट पे हमने मार्कअप देना है वो 14% है एनुअली कंपाउंडेड का। इसका मतलब क्या है कि जब हम बैंक से कोई अमाउंट वगैरह लेते हैं तो हमें उसके ऊपर मार्कअप देना पड़ता है, मतलब जितने हमने निकलवाए हों, जितने पैसे लिए हों उससे ज़्यादा हमें पे करने पड़ते हैं। तो जो हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं वो 3,75,000 रुपये है, और जो हमें टैक्स पड़ना है या उसके ऊपर मार्कअप पड़ना है, सॉरी, वो 14% पड़ना है। तो हमने ये बताना है कि वो कौन सी अमाउंट होगी जो हम 3,75,000 के ऊपर बैंक को पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो हमारे पास है 3,75,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइम है वो है 1 ईयर, और जो रेट है वो हमारे पास है 14%, और हमने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है, ठीक है, हम इस अमाउंट के ऊपर। तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप क्या हमने मालूम करना है, कंपाउंड मार्कअप, उसका फार्मूला हमने मालूम करना है, इसका हमने मालूम करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड मार्कअप का वो होता है A माइनस P। ये प्री हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमने मालूम करके इसमें से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बनेगी वो वाली रकम होगी जो 3,75,000 के ऊपर हम 1 साल 3,75,000 जो हमने बैंक से लिया होगा उसके ऊपर अगर 14% टैक्स लगेगा तो वो रकम हमारे पास आएगी जो हमने बैंक को वापस करनी होगी 3,75,000 लेने पर 1 साल के बाद।
3,75,000 तो हम वापस करेंगे, साथ में वो अमाउंट भी वापस करेंगे जो हमने बैंक से जो हम अभी निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, ए का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है ए इज़ इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये रेट आ गया और नीचे हमारे पास 100 आ गया और ये ऊपर टाइम आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपने इसी तरह इस फार्मूला को याद करना है। तो जब हम ए की ये वैल्यू मालूम करेंगे उसको पी में से माइनस करेंगे तो वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो इस 3,75,000 के अलावा 1 साल के बाद हमने बैंक को पे करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 14 ओवर 100 आ जाएगा। यहाँ पे आर परसेंटेज लिखा हो तो यहाँ पे आर ओवर 100 हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो टाइम कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय ये, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 14 ओवर 100 तो वो 0.14 बन के उसके साथ 1 के साथ आप सॉल्व करेंगे जब हमारे पास, तो आपके पास आएगा 1.14 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.14 आएगा ना 14 ओवर 100, तो वो जब 0.14 आप इसमें ऐड करेंगे तो वो 1.14 हो जाएगा और उसकी पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4,27,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये ए की वैल्यू आई है, लेकिन हमने एनुअल कंपाउंड अमाउंट निकालनी जो हमने पे करनी है, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, कंपाउंड मार्कअप जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड मार्कअप हमारे पास क्या आएगा, इसकी हमारे पास आएगा ए माइनस पी, तो यहाँ पे पी है। ठीक है, टाइम ज़ाया हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस पी। तो ए माइनस पी करेंगे, ये ए की वैल्यू आई है। ठीक है, पी में से माइनस करेंगे तो 52,500 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़। की जो 3,75,000 हमने बैंक से लिए हैं ये तो हमने वापस करने ही करने हैं। अगर हमने 3,75,000 बैंक से लिए हैं, इसके ऊपर 14% अगर हमें मार्कअप पड़े तो इस 3,75,000 के अलावा 52,500 रुपये हम मज़ीद बैंक को पे करेंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू आई है। तो हमने 1.3 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये वैल्यू नहीं आ रही थी, मैंने दोबारा लिखा दिया। ठीक है, तो ये ए माइनस